हेलो दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ये हमारा थर्ड वीडियो है। जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें चलो आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ एन एटम लूजेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स। तो ये पूछ रहा है, अगर कोई भी एटम एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने से अलग करता है, यानी कि देता है किसी और को, किसी और वाले एटम को, पड़ोस वाले एटम को देता है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल होगा या नेगेटिव होगा? तो इसमें देखो, जब कभी भी कोई भी एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज आता है हमेशा। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। और अगर कोई भी एटम चार्ज लेता है तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ध्यान रखना, देता है, जब देता है गिव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और जब लेगा तो नेगेटिव चार्ज। इसको आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अपन कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उससे क्या होता है? पुण्य मिलता है, तो अपना पुण्य बढ़ता है। और जब अगर किसी से अपन कुछ चीज़ छीनते हैं तो क्या होता है? पाप बढ़ता है, यानी कि पुण्य कम होता है। तो जब देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और लेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम एज शोन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट इन 3 ओम रजिस्टर इज। तो ये 3 ओम का रजिस्टर ये दिख रहा है, इसके अक्रॉस क्या हमको, इसके थ्रू क्या हमको करंट बताना है आई। तो देखो, इसमें क्या हम करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। टोटल करंट क्या है हमारा? ये 5 एम्पियर करंट हमको 3 ओम के अक्रॉस निकालना है। तो करंट डिवीजन रूल, अगर I3 करंट निकालता हूँ मैं 3 ओम के अक्रॉस, तो क्या लिखते हैं करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग? टोटल करंट यानी कि 5 एम्पियर इनटू जिस ब्रांच में हम करंट निकाल रहे हैं उसके सामने वाला रेजिस्टेंस 2 ओम, ये ऊपर लिखो। और नीचे टोटल रेजिस्टेंस 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 से 5 गया, बच गया कितना यहाँ से? यानी कि कितना जा रहा होगा? 2 एम्पियर करंट जा रहा होगा इससे। तो हमको ये निकालना था 3 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एरोज शो द रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। तो हमको इनमें से गलत कौन सा है वो बताना है। तो देखो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। माइनस 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 हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जो सेम क्वांटिटी होती है वो हमेशा रिपेल करेगी हमेशा एक दूसरे को, और जो अपोजिट क्वांटिटी होगी वो क्या करेगी? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो ये सही है। ये अपोज अलग अलग क्वांटिटी है, ये प्लस है माइनस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। प्लस प्लस है, रिपेल करेंगे। ये क्या है? माइनस माइनस। अब माइनस माइनस है तो रिपेल करना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रखा है? दोनों का एरो इनसाइड, अंदर की साइड आ रहा है, मतलब अट्रैक्ट दिखा रहा है। तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इनमें से क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 604, ये है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट अफेक्ट्स द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये मॉइस्चर कंटेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो, जो मॉइस्चर कंटेंट यानी कि पानी की मात्रा, मॉइस्चर यानी क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स ही होती हैं। तो किस तरीके से इफेक्ट करेगा? देखो, मॉइस्चर कंटेंट यानी पानी, H2O। और जो H2O होता है हमारा वाटर जो होता है वो क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। यानी कि पोलर मीन्स प्लस प्लस का चार्जेस एक साइड होते हैं, माइनस चार्जेस एक साइड होते हैं। यानी कि पोल्स बना लेते हैं, एक पोल पॉजिटिव का इधर बन गया, नेगेटिव का इधर बन गया। इसके कारण क्या हो जाता है? पोलराइजेशन होता है। और पोलराइजेशन किसको कहते हैं? पॉजिटिव चार्जेस का एक साइड हो जाना, नेगेटिव चार्जेस का एक साइड इकट्ठा हो जाना, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। और जब कभी भी पोलराइजेशन होता है तो क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है हमारा, उसको क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफेक्ट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन, अगर वो इफेक्ट होगा तो यानी कि क्या होगा? हमारे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं कर रहा है। कैसे कर रहा है? प्रोसीजर देखिए। मॉइस्चर मॉइस्चर यानी पानी, पानी आएगा तो क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, मीन्स की पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफेक्ट होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ेगा। तो क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 इनडायरेक्टली।
एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट क्या करता है, इनडायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी C व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। देखो ये बोला 4 कैपेसिटर हैं जिनको हमने क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो ये पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस के केस में हम पढ़ते थे, जैसे रेजिस्टेंस में R1 R2 R3 कुछ भी होते थे तो हम क्या करते थे, तो जोड़ देते थे R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही अगर इंडक्टर का केस हो तो उसमें भी टोटल करने के लिए L1 प्लस L2 सबको जोड़ देते हैं। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में क्या है, उल्टा है, उसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबकी वैल्यू सीधी हुई है, 1 2 3 4, चारों को सीरीज में कनेक्टेड किया हुआ है, तो इनको क्या करते हैं हम पैरेलल की तरह सोल्व करते हैं। कैसे, जैसे रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होता था तो क्या लिखते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके लिखते जाते थे। तो इसमें भी कैसे लिखेंगे, 1/C इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, C आएगा, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, 4। अब इसको C इक्विवेलेंट निकालना है तो उल्टा कर दोगे तो टोटल C इक्विवेलेंट जो क्या होगा, क्या हमारा C/4 हो जाएगा, C/4 हो जाएगा। अब इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर डायरेक्ट दिया हो हमको, सब इक्वल कैपेसिटेंस दिया हो या इक्वल रेजिस्टेंस दिया हो तो सीधा सीधा ऐसा कर सकते हैं। जैसे उसमें 4 जो सीरीज में कनेक्टर थे सबकी वैल्यू क्या दे रखी थी, सेम दे रखी थी। जब कभी भी वैल्यू सेम हो तो क्या करो, सीधा का सीधा C/4, जितने भी कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है 4 से उतने से डिवाइड कर दो। जैसे अभी 4 थे इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया, 5 होते तो 5 से डिवाइड कर देते। ऐसे ही रेजिस्टेंस के केस में अगर पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो तो जितने पैरेलल में कनेक्टेड है अगर सबकी वैल्यू सेम दे रखी है, जैसे R दे रखी है तो R/4 कर दो। अगर 4 पैरेलल में कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है तो R/3 कर दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C/4 ऑप्शन 2। सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टर का केस होता है उसमें तो सेम तरीके से करते हैं, सीरीज को सीरीज की तरीके से ही सोल्व करते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, और इंडक्टर में भी सेम करते हैं, सीरीज को सीरीज की तरीके से, पैरेलल को पैरेलल की तरीके से। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, थोड़ा उल्टा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 2 condensers of capacity 2 farad and 3 farad are connected in series. A third condenser of 1 farad is connected in parallel to them. The resultant capacity in farad will be। तो इसमें भी यही सेम क्वेश्चन है पिछली बार की तरह। देखो 2 कैपेसिटर्स हैं इसमें, पहले दो तो क्या है सीरीज में कनेक्टेड है ऐसे, फिर क्या है दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, उनके पैरेलल में क्या है थर्ड कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहे हैं, इनका टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। इसकी वैल्यू 2 फेराड है, इसकी वैल्यू 3 फेराड है और इसकी वैल्यू 1 फेराड है। तो ये 2 और 3 क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो पैरेलल की तरह सोल्व होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले। तो इनका पैरेलल की तरह सोल्व करते हैं। जब दो पैरेलल में रहते हैं तो कैसे करते हैं अपन, रेजिस्टेंस भी पैरेलल में रहते थे, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में रहते थे तो क्या करते थे अपन, ऐसे करते थे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, लेकिन ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैंने बताया था कि जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं कैपेसिटर्स तो पैरेलल की तरह करना होता है। तो चलते हैं इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ये 2 था ये 3 था, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 × 3, 2 + 3 कितना हो गया ये 6/5, ये आया। अब इनके पैरेलल में क्या कनेक्टेड है 1 फेराड। जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 6/5। तो इनको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा 5 + 6 यानी कि 11/5। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन 4 11/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हाउ विल द टोटल कैपेसिटेंस चेंज व्हेन 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, देखो 3 क्वेश्चन। अब इसमें बोल रहा है वही कि कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी पढ़ा था अपन ने, वैसे जब सीरीज में कनेक्टेड थे वैल्यू सी थी तब सबकी, तो क्या हो रहा था, जितने कैपेसिटेंस कनेक्टेड थे उससे क्या कर दे रहे थे हम, डिवाइड कर दे रहे थे। तो C/3, इससे क्या हुआ, पहले C वैल्यू थी,
अब 3 से डिवाइड हो गया तो क्या हो गया था, कैपेसिटेंस कम हो गया था जब सीरीज में कनेक्टेड थे। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा, पैरेलल में ये क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये सी है, ये सी है, ये सी है, तो टोटल क्या हो जाएंगे 3C। तो क्या होगा, पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, द टोटल कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेज, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर इज। अगर कोई भी अगर कोई भी अपना क्या है कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि जो भी कंडक्टर होता है ना, उसके सरफेस पे क्या होता है, करंट फ्लो होता है, इनसाइड नहीं फ्लो होता है। तो इनसाइड में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट, जीरो। ध्यान रखना हमेशा कोई भी कंडक्टर के कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो दोनों क्या होंगे, जीरो होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा गॉस लॉ, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होगी, जीरो होगी हमेशा इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी विल बी। अब देखो इसमें थोड़ा इसको मैं जूम करता हूँ। ए टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, तो ए देखो हमारा यहाँ है, यहाँ बी है। फर्स्ट जो सर्कल है उसमें ए लिखा हुआ है, जो सेकंड सर्कल है उसमें बी लिखा हुआ है। तो देखो क्या होता है, ये फर्स्ट कंडक्टर है, जो इस ए सर्कल लिखा है उसमें वो कंडक्टर है। तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, जीरो बताई थी। लेकिन जैसे ही बाहर कंडक्टर से बाहर की तरफ जाते जाएंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। कहाँ पे, कंडक्टर की सरफेस पे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, लेकिन उससे दूर चलते जाएंगे तो फिर से डिक्रीज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है अपनी, ये वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के। जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी, ये बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे है, ये क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है रेडियस। जैसे जैसे ये बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है द वोल्टेज सप्लाइड बाय द जिंक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शोन इन द फिगर बिलो इज। अच्छा, जिंक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या बोल रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है। तो जिंक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वोल्टेज आपको पता ही होगा, 1.5 वोल्ट होता है हमेशा। ये तो सीधा याद कर लेना, आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए स्टेबल वोल्टेज सोर्स। ये डायग्राम दिया हुआ है। हाउ डू करंट एंड पावर ऑफ द रजिस्टर R1 चेंज व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ R2 इज डिक्रीज बाय हाफ। देखो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तो ऐसे की ऐसे है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। ये बोल रहा है जो सेकंड रेजिस्टेंस है, इसको मैं अगर R2/2 कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, तो R1 के थ्रू जो R1 रेजिस्टेंस होगा, इसमें पावर और जो वोल्टेज है, सॉरी, पावर और जो करंट होगा उसमें क्या इफेक्ट होगा। तो ये यही पूछ रहा है। तो देखो मानते हैं इसका क्रॉस वोल्टेज V होगा। अब मेरे को ये I1, इधर I2 होगा। अगर मेरे को I1 निकालना है, इसके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, देखो I1 निकालना है करंट, तो क्या हो जाएगी मेरी V। टोटल पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा, R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R1। और जो पावर होगी इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस, पावर क्या होती है, V² R। तो V²/R1 यही होगी। ये मैंने जब किया, जब R2 की वैल्यू को कुछ भी चेंजेस नहीं किए मैंने, मान लो अब R2 की वैल्यू को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। तो हाफ कर दिया तो भी वोल्टेज तो सेम का सेम ही है। R1 के अक्रॉस उतना का उतना वोल्टेज है और R2 के अक्रॉस भी उतना का उतना वोल्टेज है।
तो अब आप फिर से पावर और करंट निकालोगे, आप R1 का क्रॉस करंट निकालो फिर से, तो V/R1 ही होएगा, क्योंकि इसमें R2 का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा ना। ऐसे ही पावर क्या हो जाएगी, V² R1 हो जाएगा। जो चेंजेस आएंगे करंट या पावर में, जो किस में चेंजेस आएंगे, R2 में ही चेंजेस आएंगे, फर्स्ट में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बोथ करंट एंड पावर आर कांस्टेंट, ऑप्शन 3। तो सेम का सेम है तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी इज, बोल रहा है कि एफिशिएंसी क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन पावर इनपुट एंड आउटपुट, गलत है, डिफरेंस थोड़ी होता है। एफिशिएंसी अभी तक जो पढ़ते आए क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है। अगर परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं हम। रिलेशन ऑफ पावर इनपुट टू इनपुट, ये भी गलत हो गया। द रिलेशन ऑफ पावर आउटपुट टू द पावर लॉसेज, ये भी गलत हो गया। परसेंटेज ऑफ पावर आउटपुट कंपेयर टू विद इनपुट, ये सही हो गया। ऑप्शन 4 इसका हो गया, क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, द इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ए वोल्टेज सोर्स। तो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप के बारे में पूछ रहा है, तो क्या होगा। इससे पहले हम इसका सर्किट बना लेते हैं एक बार। ये वोल्टेज सोर्स ई होगा, इसका ईएमएफ ई होगा, कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज वी होगा, जो हमको फाइनली मिलेगा आई करंट फ्लो हो रहा होगा। तो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, इंटरनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये ई है। अब यहाँ इसका क्रॉस वोल्टेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आई इंटू आर। तो बोल रहा है कि इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होगा जो किसके कारण होगा, इज द हाईएस्ट व्हेन नो लोड इज अप्लाइड। सेकंड ऑप्शन, डज नॉट इन्फ्लुएंस द टर्मिनल वोल्टेज, डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सोर्स, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लोड करंट। तो देखो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप क्या आ रहा था, आई आर। अब क्या है, जब इसमें क्या होगा, लोड, जब कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे मान लो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो करंट ही फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ड्रॉप कहाँ से होगा, तो हाईएस्ट तो हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, डज नॉट इन्फ्लुएंस द टर्मिनल वोल्टेज, अगर यहाँ पे वोल्टेज ई है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम ऐसे जा रहे हैं, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, उसके बाद वी मिलेगा, तो इन्फ्लुएंस तो हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड, डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है इंटरनल रेजिस्टेंस आर पे तो डिपेंड कर रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, if a capacitor is charged by a square wave current source, the voltage across the capacitor is, देखो जो करंट होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, उसका फॉर्मूला पड़ा होगा आई इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी। अब ये क्या बोल रहा है, कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं स्क्वायर वेव करंट सोर्स से, जो करंट है वो क्या दे रखी है हमको, एक कुछ स्क्वायर वेव दे रखी है ऐसे, ठीक है, कुछ स्क्वायर वेव दे रखी है। तो क्या होगा, यहाँ से अगर और पूछा कि वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ से वोल्टेज, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई डी टी इक्वल टू सी डी वी। आगे क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज निकालना है तो मेरे को 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ऐसे ही लिखूंगा ना, वोल्टेज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, यानी कि आई का क्या हो रहा है, हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, और आई क्या था मेरा, स्क्वायर वेव फॉर्म थी। तब स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है एक ट्राइंगल बनता है हमेशा, ध्यान रखना इसको। अगर सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा है तो उसमें भी पढ़ा होगा आपने, जो स्टेप होता है, स्टेप का इंटीग्रेशन क्या होता है, रैंप होता है, ठीक है। स्टेप फंक्शन कुछ ऐसा होता है, इसका जब इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, इसको यूटी से डिनोट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो एक रैंप फंक्शन आता है ऐसे, इसी से ट्राइंगल बनता है, रैंप से पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, इसी से रैंप बनता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज कौन सी वेव होगी, वो ट्राइंगुलर वेव होगी, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई टू द सर्किट विथ। तो देखो ये पहला लीनियर एलिमेंट्स के लिए भी वैलिड है, नॉन लीनियर के लिए भी वैलिड है, लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव इनके लिए भी वैलिड है। लास्ट में लिखा हुआ है लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव टाइम वेरिएंट एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट, तो ये क्या है,
ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, सबके लिए वैलिड है। अब इसमें देखो, अब कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें था लम्प्ड पैरामीटर और एक था डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। जो किरचॉफ का जो लॉ होते थे कोई सा भी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये कल हमने पढ़ा था। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, लम्प्ड के लिए एप्लीकेबल होता है। और मैंने बताया था कल भी, लम्प्ड यानी क्या होता है, जो भी पैरामीटर्स होते हैं हमारे आर एल और सी, उनको हम क्या मानते हैं, एक जगह पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है और मतलब फिजिकली उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होते हैं, जिनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जो ट्रांजिशन लाइन होती है उसमें जो आर एल सी होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर तो ऑप्शन 4 हो ही गया था। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट ऑफ ए सर्किट। ये क्वेश्चन हमने कल परसों भी किया था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन कि एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो सप्लाई करें, जो सोर्स की तरह एक्ट करें, वही क्या होंगे, एक्टिव एलिमेंट होंगे। पैसिव कौन से होंगे, जो एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। तो देखो, रेजिस्टेंस भी एनर्जी कंज्यूम करता है, इंडक्टेंस भी करेगा, कैपेसिटेंस भी लेगा। ओनली सोर्स जो होगा, आइडियल करंट सोर्स है, यही क्या करेगा, एनर्जी को सप्लाई करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो हमेशा फ्रिक्शन से प्रोड्यूस्ड होती है, ये तो सबको पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है ये तो। बचपन से पढ़ते आए, जो दो पत्थर होते हैं उनको ऐसे रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक चिंगारी सी जलती है, वो किसके कारण होती है, फ्रिक्शन के कारण ही तो होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी इन द सर्किट शोन विल बी। तो रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालना है हमको। तो क्या करो, जो भी वोल्टेज सोर्स होते हैं, उनको तो कर दो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अगर कोई करंट सोर्स हो तो उनको हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। तो इसमें तो क्या है, करंट सोर्स तो है नहीं, ओनली वोल्टेज है। तो जो वोल्टेज सोर्स है इसको क्या कर दिया मैंने, शॉर्ट कर दिया। अगर यहाँ से मैंने शॉर्ट कर दिया तो देखो, ये 1.2 और 4.8 क्या होगा, पैरेलल में आ गया। तो इधर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक पहुँचना है। तो 1.2 पैरेलल 4.8 हो गया, यहाँ तक का ख़त्म हो गया ये दो। अब इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1.2 के सीरीज में होगी। सीरीज में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब ये टोटल जितना होगा, अब इनको सोल्व करने के बाद जितना आएगा वो क्या होगा, 3.6 के पैरेलल में आएगा। तो अब यही हमारा इक्विवेलेंट निकलने का। अब 1.2 पैरेलल टू 4.8 करो, तो 1.2 पैरेलल 4.8 जब आप करोगे तो ये आएगा आपका 0.96। फिर 0.96 प्लस 1.2 करोगे तो ये आएगा आपका 2.16। 2.16 जब इस पूरे को सोल्व करने पे 2.16 आ जाएगा। और पैरेलल 3.6 को सोल्व कर लोगे पूरा, 3.6 को पैरेलल में करके सोल्व करोगे आप, तो आपका ऑप्शन आएगा 1.35 आएगा। पूरा सोल्व करने के बाद सोल्व कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, 1.35 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करंट थ्रू ZL इन द सर्किट शोन बिलो विल बी। अब इस ZL के थ्रू क्या करंट होगा ये पूछ रहा है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी होगी, उसमें क्या होता था, जो लोड रेजिस्टेंस होता था उसके अक्रॉस करंट निकालने के लिए अगर हम ZL की वैल्यू देखते हैं तो ZL क्या होता था, जो भी हमारा ZT होता था उसका कॉन्जुगेट होता था। अगर ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स या R प्लस JL की फॉर्म है, JXL की। तो ZTS क्या है हमारा यहाँ पे, 10 प्लस J20 है। तो हमारा ZL क्या हो जाएगा, 10 माइनस J20। ठीक है, अब पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस J20 प्लस ZL यानी 10 माइनस J20। 20 से 20 कट गया तो टोटल जेड इम्पीडेंस क्या आ गया, 20। अब करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, 50 बाई इम्पीडेंस कितना आया था, 20, 5/2।
5/2 यानी कि कितना हो गया आपका 2.5। तो 2.5 एम्पियर क्या आ जाएगा आपका करंट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। चलो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से उसको समझा दूंगा। एंड कोई भी वीडियो आपको चाहिए या मटेरियल चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक से अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।